तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेंटर्स 36 पर। आपको कुछ अलग लग रहा है आज, सरप्राइजिंग। शायद मैं ही अलग जगह पे आ गया हूँ और सामने आपको देख के कि यहाँ पे कोई और है। तो चलिए चलते हैं और इस सरप्राइज को दूर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटर्स 36 के आपके चैनल पर। मैं आ गया आपके सामने फिर से हाजिर और आज मेरे साथ में है मिस्टर विवेक, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर हैं और मेरे परम मित्र हैं। और हम साथ में हमने 2009 से साथ में स्टडी करे हैं और अभी हम दोनों एक साथ अलग अलग विद्यालय में हैं लेकिन एक ही संगठन में हैं। आज ये आपके साथ शेयर करेंगे कि इंटरव्यू में इन्होंने किस तरीके से काम किया और फाइनली इंटरव्यू में सिलेक्शन लिया। होगी कुछ गुदगुदाने वाली बातें और करेंगे हम कुछ इंटरव्यू के ऊपर चर्चा। पहले ये कुछ बताएं, इससे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। गुल इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला, वैसे तो पहली क्लास से ये बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं लेकिन 10th में इन्होंने इंदिरा अवार्ड जोन टॉप किया था। जोन टॉप करके इन्होंने इंदिरा अवार्ड हासिल किया है। 12th में भी टॉपर रहे हैं और उसके बाद डाइट जो हमने टीचिंग डिप्लोमा किया उसमें भी टॉपर रहे हैं और बाद में कई सारे फोर्थ टॉपर रहे हैं और काफी सारे। और पढ़ाई के क्षेत्र में इनका कोई जवाब नहीं। और 10th में इनके मैथ्स में आए थे 98, मुझे अभी भी याद है। मैथ्स में आए थे 98 और टोटल 600 में से 534 थोड़ा कमी कर दिया मैंने। बहुत ज्यादा इन्हीं को देख के काफी इंस्पायर्ड हूँ और काफी इन्हीं की इंस्पिरेशन की वजह से 12th में काफी अच्छी मैंने पढ़ाई करी। लेकिन जहां तक हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर, वहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको पता है आपका रिटन एग्जाम हुआ है। वैसे इन्होंने भी रिटन एग्जाम दिया। रिटन एग्जाम में इन्होंने 111, जी हाँ दोस्तों, 111 मार्क्स लेकर के आए, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कितनी ज्यादा थी, 11 मार्क्स ज्यादा थी। और उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी और इंटरव्यू के अंदर भी बेहतरीन 46 मार्क्स लेकर के मेरिट में आए और केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपनी मनचाही जगह पे पोस्टिंग ली। तो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से, क्योंकि आपको अचंभा लगा होगा कि मैं स्टार्टिंग में आया और मेंटर्स 36 पे कोई और होस्ट यहाँ पे है। एक्चुअली अभिषेक के साथ मेरा मिलना हुआ और इन छुट्टी में हम साथ में हैं, तो सोचा आपके साथ बातचीत की जाए। जहां तक बात है केवी के बारे में और मेरे बारे में, तो अभिषेक ने अच्छे से आपको बता दिया। फिर भी मैं बता दूं कि लास्ट ईयर मैंने ज्वाइनिंग ली है और केवीएस का इंटरव्यू काफी अच्छा रहा था। मैं इंटरव्यू पे ही ज्यादा बात करूंगा क्योंकि हो सकता है कि आप जब आएगा आपका रिटर्न क्लियर हो चुका होगा, उसके बाद सीधा आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो इंटरव्यू में मार्क्स बताए 46। हालांकि मैं एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहा था, मैं इससे कहीं ज्यादा कर रहा था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हुई जो कि मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। तो चलते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू प्लेस था वो था जयपुर का एक केवी का स्कूल था, जहाँ पे मुझे 1 जून 2017 को अपीयर होना था। तो मैं एक दिन पहले ही प्लान करके वहां पहुंच गया ताकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप एंड टाइम पे पहुंचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है कि मैं कैसे पहुंचूंगा। फिर आपको स्कूल भी पहले देखना होता है कि कहाँ स्कूल है, फिर ऐसी जगह आपको रुकना होता है या फिर अपने आप को मैनेज करना होता है कि आप आसानी से उस टाइम पर बिल्कुल और स्कूल में आप अपीयर हो सकें और अपने पैनल को सब कुछ देखे अपने आप को। सबसे बड़ी जो दिक्कत लगती है कि वहां पे अपने आप को इजी फील कराना, मतलब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, क्योंकि इंटरव्यू में आप रिटर्न में तो आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको सीधा लिखना है या मार्क्स वो सर्कल करना है, ये करके क्लियर हो जाना है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तब वहां आपका रियल में टेस्ट होता है, तो वहां जो नर्वसनेस होती है उसको अगर आप मैनेज कर पाते हैं, उसको आप हैंडल कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना विवेक के बारे में कितना बढ़िया इन्होंने काम किया और उसके बाद आज होने वाली इसी से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें मैं पूछूंगा, आपके ही पूछे हुए कुछ सवाल और विवेक देंगे उनके जवाब। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताइए केवी में आके लग कैसा रहा है आपको? केवी में आप आ गए हैं, मतलब क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग केवी में आके? वैसे केवी में आके तो ऐसा लग रहा है जैसे ड्रीम कम्स ट्रू, बिल्कुल, क्योंकि जॉब लगना वाकई, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि इसी तरह जॉब लगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हालांकि केवी ऐसा संगठन है, आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो केवी का सीबीएसई का रिजल्ट रहा है उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप पे रहा है केवी का, तो मुझे इसी से प्राउड फील होता है। और केवी जैसा संगठन में आके आपको जो चीजें सीखने को मिलती हैं वो शायद ही मुझे लगता है किसी और स्कूल या किसी और सिस्टम में आपको मिलेगा। तो इस मामले में तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। और जो चीजें हम पढ़ के आते हैं अपने डाइट्स में या कॉलेजेस में पढ़ के आते हैं और रियल में इम्प्लीमेंटेशन उनका वहां हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत मजा आ रहा है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लर्निंग को, साथ साथ टीचिंग को भी। तो मुनी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है टीचर्स को जहां पर अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो हमें बताइए कि आपने ऐसा क्या किया, मतलब किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी और क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? थोड़ा आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, वो काफी ज्यादा काम आएगी इनकी प्रिपरेशन में। वैसे तो मुझसे बेहतर आप ही बता पाएंगे, लेकिन जहां तक अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना बता देता हूँ। केवी की प्रिपरेशन के लिए जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था लास्ट ईयर रिटर्न का, 5 अक्टूबर शायद नहीं पहले हो गया था,
तो जैसे ही पता चला कि मेरिट में आ गया है नाम, तो उस दिन से ही एक्साइटमेंट तो हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा ये भी होने लगा था टेंशन कि अब इंटरव्यू के लिए जाना है, अपीयर होना है, तो उसकी भी तैयारी कुछ की जाए। तो तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी उस तरह की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से आप रिटर्न की करते हैं, ये बिल्कुल उससे हटके है। इसमें आपको अपने पर्सनैलिटी पे, अपने वे ऑफ टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन क्या है, इन सब पे ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अपने आपका बिहेवियर, आपका बॉडी जेस्चर, A to Z आपके अपने ऊपर काम करना है आपको। तो आपको जितना भी टाइम मिले, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उसमें आपको इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सबसे बड़ा फायदा मुझे हो गया था क्योंकि उस टाइम पे छुट्टियां चल रही थी, तो अभिषेक को आना ही हुआ वापस यहाँ पे दिल्ली। तो हम मिले और हमारा एक ग्रुप बना और काफी अच्छा हमारा एक सेमिनार भी अटेंड किया मैंने अभिषेक के साथ ही, जो हमारे कॉलेज में ही हुआ। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे ही कैंडिडेट्स, एक्सपीरियंस आए थे मेरी तरह ही, जो उस टाइम अपीयर हो रहे थे। तो हमने एक दूसरे की बातें एक दूसरे से सुना, बहुत सारी डेमो की, टीचिंग डेमो किए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लगा कि अपने आप को एक्सप्रेसिव रखना है। एक्सप्रेसिव का मतलब है कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए, कुछ भी अगर पूछा जाए तो एक्सप्लेन कर पाए। वहां पे अगर आप हिचक रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो उसको पहले दूर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो की पॉइंट है। तो उसके बाद कॉन्फिडेंट रहिए, अगर कुछ लगता है कि मिस्टेक हो रही है तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ये नहीं कि उसके बारे में सोच सोच के आप फिर परेशान हो रहे हैं। ये तो आपने महाभारत का सार बता दिया, एक ही मतलब कुछ ही शब्दों में आपने महाभारत का सार बता दिया। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, वो पता है कौन होता है? आप खुद होते हैं। अगर आपका अपने आप पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, क्यों? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। और यहाँ पे मेरे को दोस्तों एक चीज बताई कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे फ्रेंड विवेक आते के साथ ही इन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर फिर उन्होंने सोचा कुछ एक्सप्लोर किया जाए और कुछ नया किया जाए टीचिंग के फील्ड में। तो इसके लिए उन्होंने YouTube पे अपना एक चैनल स्टार्ट किया है, अभी नया रिसेंट चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है नेटवन स्टडी। नेटवन स्टडी के नाम से इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। बहुत ही शानदार है, अभी कुछ ही वीडियोस है, लेकिन आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये बेहतरीन काम कर पाएंगे। तो आप पहले इनकी 1-2 वीडियोस देखिए जो इनके चैनल पे है, और इनको सजेस्ट कीजिए कि किस तरह का कंटेंट डाले कि आप लोगों को, आपको पसंद आए, लोगों को पसंद आए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने एक ऑनलाइन कोर्स चलाया है, जो कि अभी रिजल्ट आने के बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। तो अगर आप उसकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जब इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन तो कर दिया, जब मेरा इंटरव्यू था, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, तो मैंने वहां पे देखा था कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि मतलब जिनकी ड्रेस बहुत ही फंकी थी। मतलब वो ऐसे शर्ट खुली हुई है, मतलब जूते ऊपर बटन खुले हुए हैं, मतलब कुछ स्पोर्ट शूज पहन के आए हुए, शर्ट बाहर निकली हुई है। तो एक बार मुझे फीलिंग ऐसी आने लग गई, मैं जब खुद इंटरव्यू देकर के आया, मुझे लगा मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन जब मैंने बाकी सबको देखा तो मुझे लगा यार मेरी वजह से मेरा सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन इनकी वजह से मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो ऐसा एक बार फीलिंग आ गई। तो मेरे को लगता है कि ड्रेस का बहुत बड़ा महत्व रहता है, और ड्रेस को लेकर उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा कि आपने इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहनी है। हालांकि इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा कि, तो ड्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप बताइए कि ड्रेस, आपने क्या ड्रेस पहनी थी, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था, और कुछ सोच के ड्रेस पहना था कि जस्ट ऐसे ही कुछ भी पहन के चले गए? हाँ जी, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ड्रेस कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है ड्रेस कोड। तो और ड्रेस कोड, चूंकि आप एक टीचिंग लाइन में जा रहे हैं और आप एक टीचर की तरह अपीयर हो रहे हैं वहां पे, तो आपका ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा कि सभी टीचर्स ऐसा नहीं करते, उनका ड्रेस कोड घर पे और स्कूल में सेम ही रहता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है वो हमें ठीक करना चाहिए। तो ड्रेस कोड में मैं अपना बताऊं, मैंने फॉर्मल, पूरी तरह से फॉर्मल वियर किया था। फॉर्मल में मैंने, अगर मैं ट्राउजर की बात करूं तो ट्राउजर मैंने फॉर्मल ब्लैक लिया था, उस पे व्हाइट बिल्कुल शर्ट, और फिर उसके ऊपर टाई, जो कि बहुत ही रॉयल ब्लू कलर की टाई थी, जो मैच कर रही थी मेरे पैंट से। और इसी तरह से नीचे फॉर्मल शूज थे मेरे पास, और हेयर कट बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक क्लीन शेव था मैं उस टाइम पे। हालांकि अब मैं थोड़ा रखने लगा हूँ। और बिल्कुल तरीके से जो लगना चाहिए कि एक टीचर आप वहां पे जा रहे हैं। पेन मैंने साइड में यहाँ पे पेन रखा था अपने शर्ट पे, क्योंकि गर्मियों का टाइम था तो शर्ट थी ऊपर, और वहां पे मैंने पेन रखा था। तो बिल्कुल अच्छे से अपीयर हो गए। बिल्कुल बात सही है आपकी, बिल्कुल ड्रेस का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने तो ड्रेस पे फोकस किया, मैंने साथ साथ तो अपने लिपापोती पे भी फोकस किया। मैंने क्या किया था, अपना एक फेस वॉश भी लेके गया था। उस टाइम गर्मी का टाइम था, मुझे लगा भाई किस टाइम पता नहीं क्या हो जाए, चेहरा फ्रेश सा दिखना चाहिए। और मेरा इंटरव्यू हालांकि बहुत ही लेट भी हुआ था, तो मैंने फेस वॉश रखा हुआ था कि जैसे ही मेरा नाम आएगा, पहले मैं अपना अच्छे से मुंह धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा, तब जाके अंदर बढ़िया अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। तो मेरा एक सवाल और है कि हमारे जो दर्शक हैं, उसमें बहुत सारी फीमेल्स हैं, लड़कियां भी हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगी। तो अभी आपने ऐसे, मैंने अपना ड्रेस कोड तो बता दिया, फीमेल भी और बहुत सारी होंगी। आपने मतलब क्या देखा कि किस तरह की ड्रेस आपको सही लगी, और क्या लगता है कि किस तरह की ड्रेस उनको पहनना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप?
फीमेल्स में जहां तक मैंने देखा है अपने कोलीग्स को या जो टीचर्स मेरे साथ स्कूल में हैं या मैंने जहां भी काम किया है जो फॉर्मल में, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो साड़ी लगता है। लेकिन साड़ी सभी के लिए कैरी करना और उसको ठीक से रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम वियर करेंगे तो शायद फीमेल्स जो कैंडिडेट्स उनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आप अनकंफर्टेबल तो ना ही वियर करें तो ठीक रहेगा, और अगर कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ अगर दूसरा ऑप्शन है जो सूट होता है, जो नॉर्मल है, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप सूट कैरी करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि फॉर्मल टाइप हो, मतलब बहुत ज्यादा फंकी, जैसे बॉयज में कह सकते हैं फंकी होता है, उस तरह से ना हो, स्टाइलिश ना हो, और जीन्स वैंस जो है नीचे वो ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं कैजुअल लुक देती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके अपीयरिंग पे और आपके जो ड्रेस कोड है उस पे गलत इम्पैक्ट डालेंगे। तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक मुद्दे की बात और बताना चाहूंगा। ड्रेस आप जो भी खरीदे ना, उसको पहले ये नहीं कि आप ऐसे सजा के रखिए कि भाई जिस दिन इंटरव्यू पे जाना उसी दिन पहन के जाना है। भाई पहले 2-3 बार पहन के ट्राई कर लो, बैठ के देखो कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कुछ लूज तो नहीं हो रहा, नहीं तो पता चला इंटरव्यू में गए और बार बार ऐसे करते रहो। बिल्कुल, ये करना बहुत तो इससे कंफर्ट होना चाहिए। आपकी जो भी ड्रेस आप पहन रहे हो उसमें कंफर्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। पता चला कि कहीं पसीना आ रहा है, कहीं पे खुजली हो रही है, तो उस टाइम कई बार नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ जाता है। अगला सवाल, अब हम काफी ज्यादा डीप जा चुके हैं अब इंटरव्यू के अंदर। अब ये ड्रेस पहन के अब ये इंटरव्यू के कोर्ट में जा चुके हैं, अब इनकी एंट्री होगी। अब आपकी एंट्री हुई थी, आपको बुलाया गया था, तो अंदर क्या माहौल था, किस तरह के लोग थे, मतलब एकदम से आप जाके डर गए, मतलब कॉन्फिडेंस आया, स्माइल आई, मतलब हुआ क्या अंदर जाने का, मतलब क्या माहौल था? मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज बताइए। एंट्री की बात करूं तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मतलब कह सकता हूँ कि रोमांचक था थोड़ा सा। और एक तरह से तो जब से मैं स्कूल में एंटर हो चुका था सुबह ही जब, तो मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था कि आज इंटरव्यू है, आज मौका मिला, आज कुछ करना है। ये बिल्कुल उस तरह की फीलिंग थी जैसा आपने देखा होगा 3 Idiots में जब रणछोड़ दास अपनी क्लास में बैठा होता है तो स्माइल करे जाता है और प्रोफेसर पूछते हैं कि क्यों हंसी आ रही है आपको, तो कहते हैं सर बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं इस क्लास में हूँ, लोग तरसते हैं। तो मेरे लिए भी लगभग उसी तरह का माहौल था और मैं बहुत खुश था। लेकिन मैं वहां पे बताऊं तो हमें लाइन से बुलाया गया और 3 लोगों को रूम के बाहर, जो पैनल बैठा हुआ था रूम के अंदर, और 3 लोगों को बाहर और एक कैंडिडेट अंदर जा रहा था, और उसके बाद फिर 3 का नंबर ऐसे रखते थे। तो मैं जब सेकंड नंबर पे था तो मुझसे पहले जो गए हुए थे, तो एक गर्ल थी और उनको अंदर भेजा गया और उनकी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि गेट बंद नहीं था, सिर्फ पर्दा लगा हुआ था, तो आवाज साफ साफ आ रही थी। तो उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो और जो आंसर आ रहे थे उससे सुन के तो बहुत मतलब नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि डांट रहे हैं या फिर इस तरह से पूछ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत लग रही थी। फिर कभी पोएम पूछ लिया, कभी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, तो जैसे क्वेश्चन पूछते तो हमारे माइंड में आता था ये हमें आता है कि नहीं आता, पोएम हमें आती है कि नहीं आती। तो ये चीज आप देख लें कि उस टाइम पे इस तरह की दिक्कत ना हो। अगर कुछ ऐसा पूछ भी लिया है तो आप उस टाइम ऐसे कुछ नहीं कर सकते अगर आपको नहीं आता, तो आप बस इतना सोच के चलें कि मुझे जो आता है मुझे उसको अच्छे से बताना है। तो जैसे वो फीमेल कैंडिडेट बाहर निकली तो पसीने छूट रहे थे, वो आते ही बाहर जो पानी का मयूर जग रखा था वहां से पानी लेके मुंह धोया और हमारी हालत खराब। हम उसको देख के ही हमारी हालत इतनी खराब कि शायद अब हमारा भी यही हाल होगा। लेकिन किसी तरह संभाला। फिर जो मेरे सामने जो कैंडिडेट था वो गया, वो धीरे धीरे जैसा भी हुआ क्वेश्चन पूछा, मैंने अपने आप को पूरा तब तक रेडी कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने फेस से स्माइल नहीं हटानी। स्माइल का मतलब हंसना नहीं है, बहुत हल्की स्माइल, ताकि उनको मेरा जो स्माइलिंग फेस लगे और लगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये तो आपने बताया इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट कैसा था। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने बहुत बढ़िया तरीके से इन्वायरमेंट को डील किया और कोई आपको परेशानी नहीं हुई, आपने स्माइलिंग फेस रखा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एकदम से काफी सारे लोगों को सामने देख के घबरा जाते हैं। तो आप जब गए, मतलब पैनल में कितने मेंबर थे, क्या सिस्टम? जब मैं अंदर गया, क्योंकि ये पहले से नहीं पता चल पाता है, क्योंकि कोई भी जो निकलने वाला कैंडिडेट वो ज्यादा देर रुकता नहीं, वो तुरंत वहां से चला जाता है, तो उससे बातचीत ज्यादा हो नहीं पाती। तो अब खुद ही आपको हैंडल करना है कि अंदर आप क्या होगा। तो जैसे मैं एंटर किया तो मैंने पूछा मैं कम इन सर, तो जवाब मिला हाँ आइए। तो जैसे मैं अंदर गया तो मैं बिल्कुल बीच वाली चेयर पे जाके बैठ गया। हालांकि चेयर वो 2 से 3 रखते हैं, लेकिन कई बार एक ही सिंगल चेयर भी होती है। मैं बैठ गया और उसके बाद उन्होंने बताया। तो मैं बता दूं वहाँ पे मेंबर्स कितने थे। वहां थे 5 मेंबर्स, जिसमें से जो एक मेंबर होगा जो कहीं भी बैठा हुआ या तो साइड में सबसे होंगे, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे आपको, यानी वो ऑब्जर्वर होते हैं। वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पूरे इंटरव्यू के दौरान, आपसे कुछ वो मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे और आपको उनकी तरफ देखना भी नहीं है कि आपको हो सकता है सर पता भी चल जाए, आपको पता भी चल जाए कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे घूरे जा रहे हैं या देखे जा रहे हैं। तो वो क्या है, आप नर्वस ना हो, वो आपका उनका काम ही ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कर देना सर। हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लिए जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे। वो आपके ड्रेस कोड, आपके बात करने का तरीका, आप किस तरह से आंसर कर रहे हैं, आप बोर्ड तक कैसे जा रहे हैं, बोर्ड पे लिख कैसे रहे हैं, आप किस तरह से फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो ये सब चीजें वो नोटिस करेंगे और इसके मार्क्स हैं अलग से, इसलिए उनको रखा जाता है। ठीक है, बाकी जो 4 मेंबर्स होंगे वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, लैंग्वेज या ईवीएस कुछ भी हो सकते हैं।
तो ये 5 मेंबर्स की टीम मेरे तो फाइनली अब हमें पता चल गया कि इन्वायरमेंट कैसा था। आपने बढ़िया तरीके से इन्वायरमेंट को भी अच्छे तरीके से आपने फेस किया। उसके बाद आपको पैनल का भी पता चल गया इतने सारे लोग हैं। तो अब सिलसिला शुरू हुआ इंटरव्यू का। तो अब इत्मीनान से बताइए कि हुआ क्या था इंटरव्यू में, क्या सवाल पूछे गए, क्या दागा दागी हुई। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचा और बैठा तो सबसे पहले, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेते हूँ, तुरंत जाते ही आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और पूछा जाता है, वो हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, या तो अपने बारे में बताइए या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मुझसे इंग्लिश में पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना, क्योंकि मैंने इसको तैयार भी किया था एक तरीके, हालांकि इतनी दिक्कत नहीं होती है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इंटरव्यू है तो थोड़ा अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। मैं बिल्कुल तरीके से इस चीज के लिए तैयार होकर गया था कि हिंदी या इंग्लिश किसी में पूछे तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, माई सेल्फ विवेक कुमार, और जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी कुछ मैंने लिखा था अपने बायो में, उन्होंने 50 वर्ड का लास्ट टाइम आपसे मांगा हुआ था कि 50 वर्ड में अपने बारे में बताइए, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, आप ये जॉब क्यों जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में लिख के जो भी था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आया सीधा, टीच एनीथिंग इन इंग्लिश। अब ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था। ये क्वेश्चन सोचने वाला था कि अब ये इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए कुछ कह रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू किसी और सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मैं एक सेकंड के लिए मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। तो मुझे तुरंत जो सूझा, मैंने ईवीएस लिया और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं चौक उठाया और सीधा बोर्ड पे गया। बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक था। तो मैंने सबसे पहले डेट मेंशन की, ऊपर सब्जेक्ट लिखा ईवीएस, और नीचे टॉपिक को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि हम बच्चों को कहां तक लेके आते हैं, हम बाद में लेके आते हैं कि उस टॉपिक को बाद में लेके आए। पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई और सबसे पहले मैंने क्या किया, बोला स्टूडेंट्स को, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फीलिंग गुड। इस तरह से जो भी आंसर मिला, उन्होंने हालांकि मुझे टोक दिया कि आप हमें स्टूडेंट समझिए लेकिन हमसे क्वेश्चन मत पूछिए। मैंने कहा बिल्कुल फाइन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्वेश्चन पूछने लगा, उनके आंसर नहीं आ रहे थे लेकिन मैं जस्ट मान के चल रहा था कि वो आंसर दे रहे हैं। तो मैंने कहा, आई एम ड्रॉइंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस एंड नेम द पार्ट्स व्हिच आई आस्क यू। तो मैंने प्लांट बना दिया, उसके पार्ट्स बना दिए, लीफ, फ्रूट, बर्ड, ये नीचे रूट, और जो भी हो सकता है बनाया। उसके बाद फ्लावर मैंने पूछना शुरू किया, यस यू टेल मी व्हाट इज दिस। मैंने इशारा किया बोर्ड की तरफ, और मेरी पोजीशन सेमी थी। सेमी का मतलब आधा मैं बोर्ड की तरफ था, आधा मैं स्टूडेंट्स के सामने, यानी जो इंटरव्यू थे उनके सामने। मतलब ये पोजीशन होती है बोर्ड पे खड़े होने की। अगर आप पूरा ऐसे हो जाएंगे बोर्ड की तरफ तो भी गलत पोजीशन, आप पूरा ऐसे हो जाएंगे तब ऐसे पूछेंगे, ये भी गलत है। तो आपको दोनों तरफ रखना पड़ेगा ताकि आपका एक कनेक्शन इधर से और एक इधर से। और उसके बाद मैंने बताया, यस दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, नाउ वी विल ऑब्जर्व दीज पार्ट्स इन आवर गार्डन। तो मैंने उसके बाद एक एक्टिविटी सोच ली तुरंत कि मैं इसके बाद क्या करूंगा, आई विल कैरी ऑल द स्टूडेंट्स टू द गार्डन, टू द स्कूल गार्डन एंड मेक देम टू ऑब्जर्व द प्लांट्स एंड रिकॉग्नाइज द पार्ट्स। तो वो मैंने प्लान किया, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने सभी पार्ट्स के, प्लांट्स के जो पार्ट्स थे उनके नाम भी अच्छे से लिखे, स्पेलिंग्स लिखे, और बच्चों से भी स्पेलिंग्स पूछी। तो ये डेमो मेरा तकरीबन 5 मिनट का रहा और उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक। तो जो मैंने बायो लिखा था उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आपने बताया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है एमसीडी में, तो वहां किस तरह से आपने पढ़ाया, वहां किस तरह से चैलेंजेस आए। तो मैंने बता दिया कि वहां पे सर थोड़ा जो बच्चों का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लो होता है, तो उसके हिसाब से मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ती है, हमें उनके रूट तक जाना पड़ता है कि वहां उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजें। फिर इसके बाद फिर वापस वो सब्जेक्ट में आए और उन्होंने सीधा ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइम एंड रिदम। ये इंग्लिश पोएम में जो हम राइम और रिदम पढ़ते हैं इनके बारे में। और मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इतना माइनर डिफरेंस मैंने पहले नहीं, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट लैंग्वेज बहुत कम रहता है, ज्यादातर मैथ्स पे मैंने काम किया है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने कहा सर सॉरी आई कांट एक्सप्लेन इट नाउ, मैं इसके बाद में देख लूंगा। उन्होंने कहा ओके फाइन, राइट दीज वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, उनकी स्पेलिंग्स आप बोर्ड पे लिखिए। तो अब चूंकि वो मेरे माइंड में भी चल रही थी कि यार इसका आंसर मुझे नहीं पता। अब मैंने ये आपको बताया कि वहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, नर्वसनेस होगी, आपको एक क्वेश्चन आपको लगेगा ना कि मुझे नहीं आ रहा, तो आपका हो सकता है आगे गलत होने लगे, लेकिन आपको वहां संभालना है, आपको हैंडल करना है ये कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ठीक करूंगा। उन्होंने मुझसे स्पेलिंग्स पूछी, तो स्पेलिंग्स मैंने जाके लिख दी, राइम की स्पेलिंग लिख दी, रिदम की स्पेलिंग लिख दी। लेकिन देखिए यहाँ पे वो कंफ्यूजन मेरे माइंड में अभी भी चल रही थी, रिदम में कोई वोवेल नहीं आता है, लेकिन कंफ्यूजन जो कि क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन में मेरे माइंड में ऐसा कर दिया था, मैंने लास्ट में रिदम में ई लगा दिया। क्वेश्चन सामने से आया, आर यू श्योर अबाउट द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। तो मैंने कहा यस सर, लास्ट में ई मिटाइए, और मैंने फिर ध्यान दिया ये ई नहीं आता है रिदम में। तो ये 2 मिस्टेक्स जो मेरे से हुई, इनकी वजह से शायद मुझे लगता है थोड़ा मार्क्स कट गया, अदरवाइज आई वाज एक्सपेक्टिंग अबाउट 50। तो ये हो सकता है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि
हिंदी में आ गए, हिंदी में पूछा कि अच्छा चलिए मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसके लिए कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। तो रियल लाइफ एग्जांपल ऊंट के मुंह में जीरा, मैंने कहा सर आपने कहीं जीरा उनके मुंह में तो नहीं डाला? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा सर बहुत ज्यादा चीज के लिए थोड़ी सी चीज देना ये कहावत है। तो उन्होंने बताया एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल उन्होंने मेरे बताने से पहले खुद ही रख दिया, क्योंकि उस टाइम केजरीवाल सरकार के बारे में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। तो उन्होंने बोला अच्छा केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे लेकिन काम कुछ नहीं किया, तो ये क्या आपको लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी बात को मैं नकार नहीं सकता, उन्होंने खुद एग्जाम्पल पुट किया था। मैंने कहा बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही है, यानी ठीक है अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आया कि लास्ट नहीं 2 क्वेश्चन थे, अब पोएम पे आ गए। पोएम में ध्यान रखिएगा, आपको पोएम जरूर तैयार करके जानी है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पोएम्स जरूर पूछी जाती हैं। ना पूछी जाए वो आपकी अच्छी बात है, लेकिन तैयार जरूर करके जाना, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपको दिक्कत होगी। तो इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों पोएम्स तैयार कर रखी थी, तो पहले इंग्लिश में पूछी उन्होंने। अब तो जो भी पोएम्स पूछी थी मुझे याद अभी नहीं आ रही वो कौन सी पोएम थी। एनसीईआरटी बुक की थी, रैट और माउस वाली कुछ ऐसी थी, तो वो मैंने सुना दिया अच्छे से। फिर उन्होंने बोला ठीक है हिंदी में सुनाइए। अब हिंदी में भी पूछा तो किसी सब्जेक्ट से, तो दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी ये झूला वाला, ये मुझे याद थी तो ये मैंने सुना दी। अब क्या है कि ठीक है ये तो बुक से हो गई, अब आप बुक से बाहर सुनाइए। अब देखिए ये चैलेंज भी आपके सामने आ सकता है, हो सकता है आप प्रिपेयर करके जाए बुक से और आपसे पूछ दिया जाए कि आप बुक से बाहर से, यानी बाहर से प्रिपेयर करके जाए और बुक से, तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर करना है, बुक से भी और बाहर से भी। तो बाहर से उन्होंने पूछी, तो मेरे बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्ट में सर हैं जिनके साथ मैंने काम किया, तो उनकी खुद की लिखी ये कविता मुझे याद थी, पुस्तक मेरी सहेली है, पुस्तक मेरी सहेली है, पुस्तक मेरी सहेली है, पुस्तक कहाँ अकेली है, पुस्तक मेरी सहेली है, पुस्तक में है ज्ञान भरा जीवन और विज्ञान भरा। हम इस टाइम मेरे पास बुक थी तो मैंने पूरा अच्छे से पन्ने खोल के, जैसे पुस्तक में है चित्र भरे मित्र भरे, तो इस तरह जितनी भी लाइनें थी मैंने उसको हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया, और ताकि बच्चों को समझ में आए कि किस बारे में ये लाइन है, ये क्या डिपिक्ट कर रही है। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो लास्ट में सभी जो 5 मेंबर्स थे उन्होंने स्माइल किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड विद फ्रॉम माई इंटरव्यू एंड माई एक्सप्लेनेशन। और एक मेरी एक्स्ट्रा अचीवमेंट जो थी उन्होंने वो भी देखी दोनों, और कहा बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन जो मिस्टेक हुए हैं वो जरूर जाके देखा। मेरे को बिल्कुल सर मैं अभी जस्ट इंटरव्यू से बाहर निकलते ही उन चीजों को देखूंगा, नेट पे अभी चेक करूंगा और मैं इसको ठीक करूंगा। तो आप इनको इस तरह से विश्वास दिलाएं कि अगर आपको अपॉइंट कर दिया जाता है तो आप सीखने के लिए आगे तैयार हैं। आपको अगर किस तरह की चीजें हैं जो नहीं आती हैं टीचिंग के दौरान, तो आप सीखने को तैयार हैं। उनको अगर ये भरोसा होगा तो ही आपको अपॉइंटमेंट के चांसेस होंगे, वो तभी मार्क्स आपको देंगे। तो बड़ा ही रोमांचक ही कहेंगे इसको, और रोमांचक ही इसके लिए सही एडजेक्टिव होगा। बहुत ही रोमांचक इंटरव्यू आपका रहा, बहुत सारी चीजें पूछी गई। पिछली बार काफी सारे बच्चों ने पोएम्स तो करी थी, हमारे चैनल से उन्होंने पोएम देखी थी, लेकिन एक चीज मैंने देखी थी कि अधिकतर बच्चों ने एक ही पोएम याद की थी, ये बहुत, और अंदर जाकर के सभी ने आकाश सर हमने तो ये पोएम सुनाई, हमने तो ये, हमने कहा यार सभी ने एक पोएम सुनाई, तो अंदर वालों ने सोचा होगा ये चक्कर क्या चल रहा है। सभी ने झूला वाली एक पोएम थी, और एक सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी बरकर गोरी धूप में भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, तो यही पोएम बस चल रही थी। तो ये था। तो पोएम आप अलग अलग करके चाहिए, कोई नहीं थोड़ी डिफरेंट करें। हमारे चैनल पे बहुत सारी पोएम्स पड़ी और आपको एक्स्ट्रा पोएम्स चाहिए जो आपको चाहिए कि बुक से अलग हो, तो आप मेरे चैनल पे या फिर अभिषेक से ही बता सकते हैं। हमारे पास कलेक्शन है अच्छी पोएम्स का, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोएम्स है, वो आपको मिल जाएंगी। तो भैया पोएम पे नहीं डालने वाले चैनल पे? हो सकता है मैं डाल दूं। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल विश करेंगे कि आपका पोएम डालें, और हम हमारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे कैंडिडेट्स वो देखेंगे और काफी उसका लाभ उठाएंगे। तो अब मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? तो एडवाइस क्या, जैसा आपने देखा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, तो उस हिसाब से आपको उसको काफी बातें आपको समझ में आ गई हैं। फिर भी मैं एडवाइस के तौर पे यही कहूंगा कि आप तैयारी में आप डिले ना करें, आप अभी से शुरू करें, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जिसमें आप एक दिन में अपने आप को चेंज कर लें। क्योंकि आपको हो सकता है अपनी बात करने के तरीके पे, अपने आंसर करने के तरीके पे, अगर आपका साई नेचर है तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। एक चीज मेरे को एकदम से याद आ रही है, मैं पूछना चाहूंगा कि अधिकतर बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके लिए, मतलब क्या है अंदर, क्या होता है? देखिए ये इस तरह क्वेश्चन मेरे पास भी आए हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स सर्कल में है या जो स्टूडेंट्स जिनके टच में मैं रहा हूं, तो उन्होंने यही बोला है कि सर मुझे इंग्लिश में मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूं, अगर उन्होंने इंग्लिश में पूछा तो मैं क्या करूंगा। तो देखो आप अभी से करेंगे तो कुछ हद तक कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका इंट्रोडक्शन दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए अच्छे से। इंट्रोडक्शन कम से कम आप अपना तैयार कर लीजिए दोनों लैंग्वेज में, कि हिंदी में पूछे इंग्लिश में, आप इंट्रोडक्शन एटलीस्ट अच्छे से कर दें। बाकी चीजें तो आप धीरे धीरे कर लेंगे।
डेमो जो होगा वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स और बाइलिंगुअल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ाएं वो इंग्लिश में, अपार्ट फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज तो हिंदी में रही, बाकी सब चीजें इंग्लिश में होती हैं। तो आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करें कि जब आप बोले सेंटेंसेस कुछ बुक्स के या कुछ भी, तो इंग्लिश में 1-2 सेंटेंस जरूर हो। आज ही से शुरू कर दें तैयारी। आपने ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद से आप लग जाएं और रजिस्टर करें अपने आप को, और हमसे जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं आप लिख के भेजें या फिर मेल करें, ताकि हम उसके जो भी मेजर्स होंगे आपको बताएंगे। और धीरे धीरे जब कोर्स शुरू हो जाएगा तो उसमें आपको टीचिंग डेमो मिलेंगे, और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आपको सोच रहे हैं आ सकती है या जो भी हो, हम कोशिश करेंगे उनको दूर करें। एडवाइस नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, बी एक्सप्रेसिव, अपना ड्रेस कोड आज ही डिसाइड करें, सोचे थोड़ा। और वही बात है, नया लेके उसी दिन ना पहने, आप 2-3 बार उसको पहन के ट्राई करें, कंफर्टेबल फील करें और अपने आप पे भरोसा रखें। यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। अगर आप ये फील नहीं करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको वहां दिक्कत फील होगी। तो यही था दोस्तों हमारा आज का सफर। आशा है आपको आज का हमारा ये सफर बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और काफी सारी चीजें आपको सीखने को जरूर मिली होंगी। और हालांकि जो हमारा इंटरव्यू का कोर्स है वो टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी सभी के लिए हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो कोर्स होगा 15 डेज का क्रैश कोर्स है, जो कि 15 दिन के अंदर आपको इतना एक्सपर्ट बना देगा कि आप इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन तो 100% ले लेंगे, अगर आप उस हिसाब से चले। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको सहारा तो मिलता है लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं बनाएंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। तो दोस्तों आप अभी के लिए इतना ही करते हैं, जल्दी से आप नेट वन स्टडीज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को, ये वीडियो जो है आपको नेट वन स्टडी पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को वहां पे भी देख सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।